हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमपी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो थी, मॉडल था, वो पूरा कंप्लीट हमने देखा। इसके अलावा हमने सेंट्रल डोग्मा और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है डीएनए की पैकेजिंग, कि लार्ज स्फेरिकल लूप्स की फॉर्म में क्या होता है, प्रोकैरियोट का डीएनए न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, पैक होता है और पॉलीएमाइन्स प्रोटीन जो थी उनकी हेल्प से क्या होता है कि डीएनए वहां पर पैक होता है। आज के चैप्टर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकेरियोट्स, कि यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है वो हम आज देखेंगे कि यूकेरियोट्स में भी क्या होता है कि डीएनए की पैकेजिंग होती है। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर बोर्ड पर होना चाहिए। यूकेरियोट्स में क्या देखने वाले हम, यूकेरियोट्स में हम पैकेजिंग देखने वाले हैं डीएनए की। तो डीएनए में जब यूकेरियोट्स के अंदर जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो डीएनए की पैकेजिंग यूकेरियोट्स के अंदर जो होती है उसका फर्स्ट लेवल होता है कि उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। यानी कि क्या होगा कि डीएनए जो है उससे हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ेगी, या फिर मैं बोलूं कि हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए जुड़ेगा और डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ना, आपस में बाइंड करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। प्रोकैरियोट्स की हम बात कर चुके थे। यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की जो पैकेजिंग है उसका फर्स्ट स्टेप को इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, कि सबसे पहले जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए जुड़ेगा तो उसके फर्स्ट लेवल को, डीएनए की पैकेजिंग को यूकेरियोट्स के अंदर हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। और हमें यहाँ पर क्या देखना है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, कि न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के, कितने क्या होते हैं वहां पे डायमीटर होता है उसका, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो यूकेरियोट्स के अंदर किस क्या देखते हैं हम, पैकेजिंग देखते हैं डीएनए के हेलिक्स की। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर डीएनए की जो हेलिक्स होती है उसकी वो किस फॉर्म में यहाँ पर पैक होगा, कि वो सबसे फर्स्ट जो लेवल है वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में क्या होगा, डीएनए पैक होगा। क्या होगा बच्चों, कि न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में डीएनए हमारा पैक होगा। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग, फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम में, कि यहाँ पर जो होता है कि न्यूक्लियोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम को हमने बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम क्यों बोला है, क्योंकि हमें पता है कि यूकेरियोट्स के अंदर जो फाइनल डीएनए की पैकेजिंग होती है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बच्चों, क्रोमोसोम की फॉर्म में होती है। लेकिन डीएनए की पैकेजिंग यूकेरियोट्स में स्टार्ट कहाँ से हुई है, न्यूक्लियोसोम से हुई है। तो इसी वजह से न्यूक्लियोसोम से स्टार्ट होगी, तभी तो जाके आगे ये बढ़ता जाएगा प्रोसेस और लास्ट में हमारा क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम की फॉर्म में डीएनए की पैकेजिंग हो जाएगी। इस वजह से न्यूक्लियोसोम को हम क्या बोल रहे हैं कि दैट न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है, कि इट कंटेन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है कि डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जब जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, कि डीएनए जो है वो क्या होता है, डीएनए हमारा एसिडिक होता है नेचर में और नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है क्या हमारा डीएनए। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नेचर में कैसी होती है, कि ये नेचर में होती है बेसिक, और इसके ऊपर क्या होता है कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, बेसिक होती है नेचर में और पॉजिटिवली चार्ज वाली प्रोटीन होती है। तो न्यूक्लियोसोम को हमने क्या बोला, दैट फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम को बेसिक यूनिट बोला जाता है क्रोमेटिन की या फिर क्रोमोसोम की। और न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना है, कि जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ेगा तो इस
इसको जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक है इसलिए बेसिक प्रोटीन से जुड़ रहा है, नेगेटिवली चार्ज वाला है खुद इसलिए पॉजिटिव चार्ज वाली किससे जुड़ेगा, प्रोटीन से ये जुड़ेगा। तो अब ये जुड़ता कैसे है, क्या होता है बच्चों कि ये जुड़ता कैसे है ये आप हमें बताओ। तो ये हम बताते हैं आपको, देखिएगा कि ये कैसे जुड़ता है। क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है H2A। H2A हिस्टोन प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसी हिस्टोन प्रोटीन के H2A मॉलिक्यूल के पीछे की तरफ इसका एक और H2A मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर होता है हमारा एक H3 प्रोटीन, किसका, H3 प्रोटीन सॉरी H2B प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है आगे की तरफ, और H2B प्रोटीन का एक और मॉलिक्यूल क्या होता है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है हमारा H3 हिस्टोन प्रोटीन का। आपको 5 तरह की हिस्टोन प्रोटीन मैंने बताई थी, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक और हिस्टोन प्रोटीन H3 हिस्टोन प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसी H3 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के पीछे की तरफ एक और H3 हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। देन एक H4 हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसी H4 हिस्टोन प्रोटीन के पीछे की तरफ एक और H4 हिस्टोन प्रोटीन का एक और मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के टोटल कितने, 8 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बाइंड करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में बाइंड करके एक साथ में प्रेजेंट होते हैं, और क्या बनाते हैं कि ये बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कंप्लीटली 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के, जिसमें कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है कि 2 तो H2A हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, 2 H2B हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, 2 H3 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, और 2 H4 हिस्टोन के मॉलिक्यूल हैं। तो इस तरह से 4 तरह के क्या होते हैं, 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आपस में आकर जुड़ जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं कि ये बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है हिस्टोन ऑक्टामर। क्या है बच्चों इसका नाम, हिस्टोन ऑक्टामर, या इसे ही बोला जाता है हिस्टोन कोर। क्या बोला जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर, या फिर इसको बोलते हैं हम हिस्टोन कोर बोलते हैं। ठीक है, ये बनाता है। अब मैं दोबारा बार बार नहीं लिखूंगी। और इसी हिस्टोन ऑक्टामर से आकर हमारा डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, क्या है हमारा डबल स्टैंडर्ड जो हेलिकल डीएनए है, वो क्या करेगा कि इससे कॉइल करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर मैं बार बार नहीं लिखूंगी कि ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है। क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है। और इस हिस्टोन ऑक्टामर से हमारा डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो किस तरह से बाइंड करेगा, देखिए कि वो आकर बाइंड करेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा। डबल स्टैंडर्ड है तो बना दो डबल स्टैंड। तो हिस्टोन ऑक्टामर से जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स क्या होगा कि बाइंड करता है, जुड़ जाता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। अभी तो मैंने बताया दैट व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जब आपस में जुड़ जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और यहाँ से क्या होती है कि यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग स्टार्ट होती है, पैक कर रहे हैं हम डीएनए को। ठीक है, तो आपको पता है कि एक डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर। क्या होता है कि एक डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर। लेकिन हिस्टोन न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है कि न्यूक्लियोसोम का डायमीटर होता है यहाँ पर 10 नैनोमीटर। कितना होता है, 10 नैनोमीटर। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डायमीटर तो होता है 2 नैनोमीटर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल हम पढ़ के आए। और यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है, टोटल 10 नैनोमीटर। कितना होता है, 10 नैनोमीटर होता है। क्या होता है बच्चों, 10 नैनोमीटर होता है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये देखिए आप क्लियरली कि
डीएनए, कुछ डीएनए तो हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर की तरफ, मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर की तरफ इन द सेंस कि कोई एक ये बॉल है, क्या है कि एक बॉल है, इस बॉल के चारों तरफ डीएनए के जो थ्रेड है, इस बॉल के चारों तरफ क्या है, डीएनए के थ्रेड जो है वो लिपटे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस हिस्टोन ऑक्टामर में क्या हो रहा है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो थ्रेड्स हैं वो चिपके हुए हैं, क्या हुए हैं, लिपटे हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो थ्रेड्स हैं वो क्या है कि इससे चिपके हुए नहीं है, इस हिस्टोन ऑक्टामर से चिपके हुए नहीं है। तो वो वाला पार्ट जो हिस्टोन ऑक्टामर से बाइंड करता है या चिपकता है, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बाइंडिंग डीएनए। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइंडिंग डीएनए। कि ऐसा डीएनए जो किसी हिस्टोन ऑक्टामर से आकर चिपकता है, जुड़ जाता है, तो इस डीएनए को बोला जाता है बाइंडिंग डीएनए। और यहाँ पर जो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, उस डीएनए को मैं क्या बोलती हूँ कि इस डीएनए को बोला जाता है लिंकर डीएनए। और ये लिंकर डीएनए क्या करेगा कि न्यूक्लियोसोम को लिंक करवाने का काम करेगा। किस तरह से लिंक करवाएगा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अभी इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसोम से जो डीएनए चिपक जाता है उसको बोलते हैं हम बाइंडिंग डीएनए, और जो डीएनए लिंक नहीं हुआ है, जो इससे थोड़ा सा अलग है, दूर की तरफ जो धागे अलग है, उनको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। अब देखिए हिस्टोन ऑक्टामर में H2 है, H2B, H3, H4 हिस्टोन हमने यूज किए, जबकि हमने बोला था कि हिस्टोन टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 5 टाइप के। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन को हमने हिस्टोन ऑक्टामर बनाने में यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि H1 हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है कि H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये जो दो लिंकर डीएनए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन लिंकर डीएनए के बीच में क्या होती है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन लिंकर डीएनए के वहां पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन। और ये H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रही है कि जो हिस्टोन का ऑक्टामर है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो उससे लिपटा हुआ है, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर की तरफ क्या है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये एज अ स्टेपलर क्या कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है। यानी कि जब डीएनए की पैकेजिंग हो रही है और ऐसा ना हो कि कोई चीज खींच ली जाए, या फिर डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर से चिपका हुआ है, लिपटा हुआ है, वो कहीं उससे किसी रीजन से सेपरेट ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन एज अ स्टेपलर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, हिस्टोन ऑक्टामर को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर से चिपका के रखने का काम करती है। तो एज ए स्टेपलर ये काम कर रही है। तो हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन क्या होती है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, इन दोनों को चिपका के जोड़ के रखने का काम करती है। ठीक है, और मैंने क्या बोला है यहाँ पर, और ये जो है H1 प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, इसको आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि ये क्या कर रही है, यहाँ पर बाइंडिंग प्रोटीन का काम कर रही है। क्या कर रही है, बाइंडिंग या सीलिंग प्रोटीन का काम कर रही है। H1 प्रोटीन को हम बोलते हैं बाइंडिंग या फिर सीलिंग प्रोटीन। तो ये बाइंड करवाने का काम कर रही है। और वो डीएनए जो चिपका हुआ है ऑक्टामर से, उसको बाइंडिंग डीएनए, जो चिपका हुआ नहीं है डीएनए ऑक्टामर से, उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। अब मैं आपको बताऊं कि आपने एक चीज पढ़ी थी कि डीएनए हेलिक्स जब टर्न करता है, एक डीएनए का पिच जो हम बात करते हैं या फिर हेलिक्स लेंथ की जो बात करते हैं, उसमें 360 डिग्री क्या होता है, डीएनए टर्न करता है। और टोटल एक टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, किसके, डीएनए के। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पैकेजिंग पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियोसोम बना चुके हैं। तो एक कंप्लीट हिस्टोन ऑक्टामर में, क्या बोला मैंने कि एक हिस्टोन ऑक्टामर में जो डीएनए टर्न करता है, क्या करता है, हिस्टोन ऑक्टामर में जो डीएनए टर्न कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो टर्न कर रहा है, जो लिपटा हुआ डीएनए है, वो कितने टर्न करता है कि ये टोटल टर्न करता है 1.75 टर्न। कितनी बार घूमता है एक हिस्टोन ऑक्टामर में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब चिपकता है, तब 1.75 टन लेता है। यहाँ पे 1.75 टन यहाँ पर क्या करता है, डीएनए लेता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि नेगेटिवली चार्ज्ड क्या है डीएनए, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए कॉइल्स, कितना कॉइल्स करता है ये, 1/3/4, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ और 1.75 टन, 1.75 टन अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। तो अगर पूछा जाए कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ
एक नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो कितना कॉइल करता है, तो आंसर होगा कि ये टोटल 1.75 टन लेता है, या फिर ये 1/3/4 टन क्या करता है, यहाँ पर कॉइल होता है इस फॉर्म में। अब मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना है, 10 नैनोमीटर, तो मुझे ये पता चल गया कि ये टोटल टर्न कितने ले रहा है। क्या बोल रहा है, बोल रही हूँ मैं कि न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 मीटर होता है, और न्यूक्लियोसोम कब बना है, जब हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करता है, बाइंड करता है, और ये कितने बार टर्न लेता है, 1.75 टर्न लेता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि टोटल यहाँ पे ये जो डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए के अंदर ही नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे, और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ हिस्टोन ऑक्टामर से लिपटा हुआ है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इन सबको मिलाकर यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी कि ये जो हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए का बाइंडिंग चल रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ कि ये स्ट्रक्चर किसका है, मेरा न्यूक्लियोसोम का। किसका स्ट्रक्चर है ये, कि ये इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। क्या बोल रही हूं मैं कि इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और एक न्यूक्लियोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है कि न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, कि न्यूक्लियोसोम कितना कंटेन करता है, टोटल डीएनए का 200 बेस पेयर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियोसोम का डायामीटर कितना है, कि न्यूक्लियोसोम का डायामीटर होता है, अभी बताया था मैंने, टोटल 10 नैनोमीटर। कितना होता है न्यूक्लियोसोम का डायामीटर, कि 10 नैनोमीटर क्या होता है, न्यूक्लियोसोम का डायामीटर होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, क्या किया कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। अभी हम सिर्फ न्यूक्लियोसोम पे पहुंचे हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, कि न्यूक्लियोसोम जब बनेगा जब क्या होगा कि हिस्टोन ऑक्टामर, क्या होगा कि हिस्टोन ऑक्टामर जब होगा, तो हिस्टोन ऑक्टामर से जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा 1.7 टन और टोटल 200 बेस पेयर और टोटल 10 नैनोमीटर का डायमीटर न्यूक्लियोसोम का बनाएगा। तो हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए के जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ठीक है, और अभी मैंने H1 प्रोटीन की तारीफ नहीं करी यहाँ पर, तो H1 प्रोटीन के बारे में लिख देती हूँ मैं। क्या लिख देती हूँ बच्चों, H1 प्रोटीन के बारे में लिख देती हूँ। तो H1 प्रोटीन के बारे में मैंने क्या बताया कि H1 हिस्टोन प्रोटीन फिक्स डीएनए टू ऑक्टामर। क्या कर रही है कि H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या करने का काम कर रही है कि यहाँ पर डीएनए को ऑक्टामर से फिक्स करने का काम कर रही है। व्हेन, जब क्या होता है कि डीएनए अंडरगोज, डीएनए हैज टू अंडरगो डीएनए हैज टू अंडरगो फर्दर पैकेजिंग, कि जब डीएनए क्या होगा कि आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा, तो ये डीएनए कहीं इस ऑक्टामर से छूट ना जाए, अलग ना हो जाए, इस वजह से एज अ स्टेपलर H1 प्रोटीन क्या कर रही है कि इसको फिक्स करने का काम कर रही है, ऑक्टामर और डीएनए को आपस में फिक्स करने का काम कर रही है। ठीक है, तो टोटल न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर कितने होते हैं, 200। डायमीटर कितना होता है न्यूक्लियोसोम का, 10 नैनोमीटर। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिड। एंड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से सबसे पहला स्ट्रक्चर यूकेरियोट्स के अंदर जो देखने को मिलता है बना हुआ, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर हम, न्यूक्लियोसोम। अब पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम पूछ लिए जाए किसी स्ट्रक्चर में, तो आप कैसे जवाब दोगे। कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए, तो देखो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले बताने वाली हूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम अगर पता लगाने हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल बेस पेयर, क्या करेंगे, टोटल बेस पेयर्स को डिवाइड कर देंगे किससे, 200 से, और पता लगा लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का नंबर कितना है। तो न्यूक्लियोसोम का नंबर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर अपॉन 200, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियोसोम में कितने, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल बेस पेयर को 200 से डिवाइड कर दो और न्यूक्लियोसोम का नंबर पता कर लो। क्या कर लो, न्यूक्लियोसोम का नंबर पता कर लो। लेकिन अगर क्या पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन दे रही हूँ कि अगर आपसे किस में पूछ लिया जाए कि एक
डिप्लॉइड सेल में, ह्यूमन की एक डिप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम का नंबर पूछ लिया जाए तो कैसे पता लगाएंगे? देखो क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम in a diploid cell of human कि how many number of nucleosome in a diploid cell of human। तो क्या बोला है मैंने, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या करेंगे कि टोटल बेस पेयर। तो आपको पता है एक ह्यूमन बींग्स की जो डिप्लॉइड सेल्स होती है उसमें टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ अपॉन 200, ठीक है। तो टोटल बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁹ होता है और टोटल बेस पेयर लिख दिया हमने अपॉन 200 कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि भैया ये 2 जीरो से ये कट हुआ तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 10⁷ हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा टोटल डिवाइड करने के बाद में, 2 से डिवाइड किया 3.3, 2 से 6.6 को डिवाइड किया 3.3 इंटू 10⁹ यहाँ पे क्या हुआ कि इतने न्यूक्लियोसोम एक डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हम क्या पता लगा सकते हैं कि एक सेल के अंदर टोटल न्यूक्लियोसोम का नंबर कितना है, ये पता लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टोटल बेस पेयर से डिवाइड करना पड़ेगा 200 को, यानी कि सॉरी टोटल बेस पेयर को 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम एक सेल के अंदर कितना है वो हमें पता चल जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ई कोलाई। क्या करना है, ई कोलाई यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या करना है, हमें न्यूक्लियोसोम का नंबर बताना है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका होगा बच्चों 0। क्या होगा, 0 होगा। अब ये मत पूछो कि क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियोसोम किसके अंदर किसका है कि यूकेरियोट्स के अंदर जब पैकेजिंग होती है तो यूकेरियोट्स के अंदर पैकेजिंग का फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और इकोलाई एक बैक्टीरिया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके अंदर कहां से न्यूक्लियोसोम बनेगा, वहां तो लार्ज स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल लार्ज लूप्स की फॉर्म में क्या होता है कि डीएनए की पैकेजिंग होती है। न्यूक्लियोसोम इकोलाई, क्योंकि इकोलाई प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियोसोम उसके अंदर प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का नंबर कितना होगा बच्चों, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो अच्छा अब मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो ये लिंकर डीएनए है, ये लिंकर डीएनए की बाकी न्यूक्लियोसोम होंगे उनसे लिंक करवाने का काम करता है। बाइंडिंग डीएनए तो बाइंड हो गया ऑक्टामर से, ठीक है, लेकिन लिंकर डीएनए बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो अभी लिंकर डीएनए क्या करेगा, देखिए लिंकर डीएनए क्या करता है कि मान लो मान लो ये क्या है कि लिंकर डीएनए, आपको देखा है कि ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए बाइंड कर रहा है, हिस्टोन ऑक्टामर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जुड़ा हुआ है। और बाइंडिंग डीएनए क्या है कि ये जो चिपका हुआ है डीएनए वो बाइंडिंग डीएनए और लिंकर डीएनए बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, ऐसा तो नहीं है कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियोसोम बनेगा और उसी से काम चल जाएगा, नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे, ठीक है ना भाई, क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे बहुत सारे। तो लिंकर डीएनए क्या करता है कि लिंकर डीएनए का काम होता है कि ये क्या करवाता है कि ये करवाता है हमारा क्या कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक करवाने का काम करता है। इस तरह से ये लिंकर डीएनए क्या करवाएगा कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक करवाने का काम करेगा। क्या करेगा कि लिंक करवाने का काम करेगा। ये काम होता है हमारा किसका, लिंकर डीएनए का। लिंकर डीएनए क्या करता है कि बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोम्स की सीरीज होती है
उस न्यूक्लियोसोम सीरीज को आपस में जोड़ के रखने का, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ के रखने का, जुड़वाने का काम करता है क्या? लिंकर डीएनए। ये क्या है? हमारा लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए क्या करेगा? आपको पता होना चाहिए कि बाइंडिंग डीएनए तो न्यूक्लियोसोम, बाइंडिंग डीएनए तो हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन का ऑक्टामर है, उससे बाइंड हो जाएगा। लेकिन लिंकर डीएनए क्या करेगा कि एक न्यूक्लियोसोम इकाई को, एक न्यूक्लियोसोम यूनिट को दूसरी न्यूक्लियोसोम यूनिट से जोड़ने का काम करेगा। और जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये लिंकर डीएनए इस तरह से दिखाई नहीं देगा आपको। क्या बोला मैंने? कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको लिंकर डीएनए इस तरह से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये कैसे दिखाई देगा? कि ये ऐसे दिखाई देगा कि ये एक क्या है? डीएनए का थ्रेड है, और उसके ऊपर क्या हो रहे हैं कि उसके ऊपर क्या कर रखे हैं कि एक डीएनए का थ्रेड है, और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि उसके ऊपर जो है कि एक थ्रेड है, एक धागा है, और उसके ऊपर जैसे मोती, धागे के अंदर मोती पिरोते हैं ना हम, कि एक मोतियों की माला होती है, तो उसमें धागे के ऊपर क्या होता है कि मोती, जो हम धागे के ऊपर मोती जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही क्या होता है कि ये जो होते हैं लिंकर डीएनए, ये एक धागे की मोतियों की तरह क्या होता है कि धागे पर मोतियों की तरह क्या होंगे? दिखाई देंगे। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, न्यूक्लियोसोम्स अपीयर एज बीड्स, बीड्स यानी मोती, एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोला मैंने? कि लिंकर डीएनए जो होता है वो कैसे दिखाई देता है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लिंकर डीएनए ऐसे दिखाई देता है कि धागे पर मोती पिरो के रखे हों, वैसा दिखाई देता है। और लिंकर डीएनए का काम क्या है कि एक न्यूक्लियोसोम यूनिट को दूसरी न्यूक्लियोसोम यूनिट से जोड़ के लिंक करने का काम रखता है। इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? लिंकर डीएनए। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि न्यूक्लियोसोम, हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम से यूकेरियोट्स के अंदर पैकेजिंग स्टार्ट होती है। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? देखिए, अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि इस तरह से क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये पढ़ा हमने कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या कि डायामीटर हमें पता होना चाहिए। हर एक लाइन में डायामीटर बताऊंगी। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डायामीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर। क्या होता है कि इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसका डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जाके हिस्टोन ऑक्टामर से जुड़ता है, और क्या बना लेता है ये कि हिस्टोन ऑक्टामर से जुड़ के ये बना लेता है न्यूक्लियोसोम। तो फिर ये किस तरह से प्रेजेंट होगा कि इस तरह से ये हिस्टोन ऑक्टामर है, और इस हिस्टोन ऑक्टामर में क्या होता है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो क्या करता है कि बाइंड कर लेता है, इस तरह से बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर से जुड़कर न्यूक्लियोसोम बना रहा है। और न्यूक्लियोसोम का तो ये क्या है, एक कंप्लीट क्या है कि ये है हमारा न्यूक्लियोसोम। क्या है? न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना है बच्चों? अभी पढ़ के आए कि न्यूक्लियोसोम का डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर, ठीक है। पहले 2 नैनोमीटर का एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जैसे ही हिस्टोन ऑक्टामर से क्या हुआ, ये जुड़ गया, जाकर उससे बाइंड हो गया, तो बना लिया इसने न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना हो गया? 10 नैनोमीटर। फिर क्या होता है कि यूकेरियोट्स में पैकेजिंग ये नहीं है कि न्यूक्लियोसोम ही बन के फ्री हो गया, नहीं, पैकेजिंग आगे होती जाएगी, और ये डीएनए क्या होगा, और ज्यादा कॉम्पैक्टली क्या हो जाएगा, पैक्ड होता जाएगा। और जब ये पैकेजिंग आगे की तरफ बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि क्या होगा कि इस तरह से ये क्या हो जाएगा कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। क्या होगी कि इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब इस स्ट्रक्चर को आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये वाली कहाँ चली गई? तो इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को सोलेनोइड। क्या होता है कि जब न्यूक्लियोसोम आगे जाकर और ज्यादा कॉम्पैक्टली क्या करेंगे, पैक करेंगे डीएनए को, और ज्यादा पैकेजिंग होती चली जाएगी, तो न्यूक्लियोसोम में सबसे पहले फर्स्ट इकाई के न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लियोसोम के बाद में क्या बनेगा कि यहाँ पर बनता है हमारा क्या, सोलेनोइड। क्या बनता है? सोलेनोइड।
और इस सोलेनोइड का डायामीटर कितना होता है 30 नैनोमीटर। क्या होता है 30 नैनोमीटर इस सोलेनोइड का डायामीटर होता है। न्यूक्लियोसोम आगे जाकर जब और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता चला जाएगा, डीएनए की पैकेजिंग और ज्यादा कॉम्पैक्टली होएगी और क्या होगा डीएनए और कंडेंस्ड फॉर्म में पैक हो जाएगा यूकेरियोट्स के अंदर। तो न्यूक्लियोसोम के बाद में जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं सोलेनोइड। और जब इस सोलेनोइड का क्या देखोगे आप, एक एक ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसका एक एक पार्ट जब आप उठा के देखोगे तो इसके हर एक पार्ट में, हर एक इस स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट में आपको क्या दिखाई देंगे कि इस तरह से क्या दिखाई देंगे आपको, हर एक पार्ट में इस तरह से हर एक पार्ट में आपको 6 न्यूक्लियोसोम दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे कि हर एक पार्ट में आपको टोटल क्या करेंगे 6 न्यूक्लियोसोम दिखाई देंगे। अगर मैं इसका ये यहां से यहां तक का पार्ट देखूं तो इसमें क्या है कि 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। तो सोलेनोइड के एक पर्टिकुलर पार्ट में टोटल कितने 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं कि 1 सोलेनोइड, अगर मैं बात करूं ये हर एक स्ट्रक्चर जो है ये पर्टिकुलर एक एक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रही हूँ सोलेनोइड, और पर्टिकुलर एक सोलेनोइड में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक सोलेनोइड में हमें कितने 6 न्यूक्लियोसोम दिखाई देते हैं। यानी कि 1 सोलेनोइड इज इक्वल टू 6 न्यूक्लियोसोम। 1 सोलेनोइड इज इक्वल टू 6 न्यूक्लियोसोम। और इस सोलेनोइड का क्या होता है डायामीटर की मैं बात करूं तो सोलेनोइड का डायामीटर कितना होता है कि इसका डायामीटर होता है 30 नैनोमीटर। कितना होता है बच्चों 30 नैनोमीटर क्या होता है इसका डायामीटर होता है। चलिए ऊपर खिसकाते भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा क्योंकि नीचे भी क्या करनी है अभी स्ट्रक्चर का। अब क्या होता है कि भैया न्यूक्लियोसोम और कॉम्पैक्टली अरेंज हुए और ज्यादा पैक किया तो सोलेनोइड बन गया। अब ये सोलेनोइड और ज्यादा क्या करेंगे कि सोलेनोइड के बाद में बनेंगे सुपर सोलेनोइड। क्या बनेंगे बच्चों सुपर सोलेनोइड स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि अब ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगी हमें, अब जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देगी इस तरह से, इस तरह की दिखाई देगी। लेकिन ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट ऐसी नहीं बनेगी। यानी कि अब तक न्यूक्लियोसोम और सोलेनोइड बनने तक जो यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग हो रही थी वो बहुत छोटे लेवल पे हो रही थी। क्या हो रही थी बहुत छोटे लेवल पे हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था हिस्टोन प्रोटीन जो H1, H2A, H2B, H3, H4 इनसे जो हिस्टोन प्रोटीन्स थी उनसे क्या हो रहा था यहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन अब यूकेरियोट्स में तो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की क्या होगी डीएनए पैकेजिंग होगी, क्योंकि हमें पता है कि 2.2 मीटर का जो हमारा डीएनए है उसको हमें किसके अंदर डालना है कि 1 माइक्रोमीटर का जो साइज है उसके अंदर हमें उसको पैक करना है। तो उसके अंदर पैक करने के लिए और ज्यादा कंडेंस्ड होगा और ज्यादा पैकेजिंग होगी आगे की तरफ, तो सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन से काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर हेल्प करेगी हमारी कौन कि यहाँ पर आएगी हमारी एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक एडिशनल प्रोटीन क्या करेगी हमारी हेल्प करेगी। और इस एडिशनल प्रोटीन पर क्या होगा कि इस एडिशनल प्रोटीन पर क्या होगा कि हमारी हिस्टोन जो है वो जाकर क्या हो जाएगी कि जुड़ेगी। इस एडिशनल प्रोटीन पर हिस्टोन को हमें अब जोड़ना, इस एडिशनल प्रोटीन पर क्या होगा कि अब आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस एडिशनल प्रोटीन पर बनेगा। यानी कि सोलेनोइड जो है सोलेनोइड और ज्यादा पैक होगा और क्या बनाएगा ये कि ये बनाएंगे सुपर सोलेनोइड, और ज्यादा कॉम्पैक्टली लूप की फॉर्म में ये अरेंज होंगे। और लेकिन ये किस पे जुड़ेंगे जाके कि ये जुड़ेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन पे। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपको इस तरह से, इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो सुपर सोलेनोइड ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों कि इस स्ट्रक्चर का नाम है कि ये बन गया यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे सुपर सोलेनोइड। क्या बोलेंगे सुपर सोलेनोइड, या इसको आप बोल सकते हो लूप्ड डोमेन। क्या बोल सकते हैं हम इसको लूप्ड डोमेन। और इस लूप्ड डोमेन का डायामीटर, ये बड़ा हो रहा है थोड़ा, इस लूप्ड डोमेन का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है कि इसका डायामीटर होता है 300 नैनोमीटर। कितना होता है 300 नैनोमीटर होता है। तो ये क्या होता है कि जब सोलेनोइड और ज्यादा क्या हो जाएंगे लूप की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे और ज्यादा कॉइल्ड हो जाएंगे और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, तब क्या करेगी कि नीचे की तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी कि यहाँ पर प्रेजेंट होगी ये हमारी क्या है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर हेल्प करने के लिए आएगी। और इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है
नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या इसको हम बोलते हैं NHC प्रोटीन, कि इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगी कि ये नीचे से पकड़ के रखेगी। ये जो लूप बने ना, सुपर सोलेनोइड लूप या फिर लूप्ड डोमेन जो बने, इन लूप्ड डोमेन को ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है हमारी, ये पकड़ के रखने का काम करेगी कि कहीं ये लूप खराब ना हो जाए, छूट ना जाए। तो इनको नीचे से क्या करेगी, बाइंड करने का काम करेगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब तक हिस्टोन प्रोटीन हेल्प कर रही थी, अब क्या करेगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करेगी। ठीक है, और ये जो होते हैं सोलेनोइड और सुपर सोलेनोइड, इन सोलेनोइड और सुपर सोलेनोइड को ही हम मिलाकर क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमेटिन। तो जब क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, क्या बोला मैंने कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल को डिवाइड नहीं करना, तब क्या होता है कि हमारे जो क्रोमेटिन फाइबर है वो किस तरह से अवेलेबल होते हैं कि वो सोलेनोइड और सुपर सोलेनोइड की फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। क्या होते हैं कि सोलेनोइड या फिर सुपर सोलेनोइड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब आगे क्या होता है कि अब तक हमने क्या देखा, डीएनए था, हिस्टोन ऑक्टामर से जुड़ा, न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम आगे जाकर और कॉम्पैक्टली अरेंज होता चला गया, इसने सोलेनोइड बनाया। सोलेनोइड में क्या हुआ कि आगे जाके नॉन हिस्टोन प्रोटीन ने इनको पकड़ा और इनके ऊपर और कॉम्पैक्टली क्या हुआ कि पैकेजिंग हो रही है और सुपर सोलेनोइड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन सुपर सोलेनोइड के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और जब सेल डिवाइड नहीं कर रही तब ये कैसे, मतलब ये क्रोमेटिन जो हम बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर जो हम बोलते हैं, वो किस तरह से अरेंज है कि वो क्रोमेटिन फाइबर क्या है, सोलेनोइड और सुपर सोलेनोइड ही क्रोमेटिन फाइबर है। कि क्रोमेटिन कैसे दिखाई देते हैं, सोलेनोइड या सुपर सोलेनोइड फॉर्म में दिखाई देते हैं। यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, जो हम क्रोमेटिन डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में, कि वो क्रोमेटिन नहीं, सोलेनोइड या फिर सुपर सोलेनोइड है। क्या है, क्रोमेटिन है या फिर सुपर सोलेनोइड है। अब क्या होता है, हमने तो ऐसे देखा है कि हमारा जो क्रोमोसोम है, मतलब 2 क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं वहां पे। तो ये जो क्रोमेटिड होता है, यानी कि ये क्रोमेटिन जो होता है वो इस तरह से अरेंज होता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो एक क्रोमेटिड होती है वो इस तरह से दिखाई देती है, जबकि ये इस तरह से अरेंज नहीं होती है। ये हम क्या है, अपनी कॉपी को खराब ना करने की वजह से ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे नोटबुक के अंदर, कि हम बोलते हैं कि ये हो गया हमारा क्रोमेटिन। क्या बना दिया हमने, कि ये क्रोमेटिड बना दिया हमने, जबकि अगर देखा जाए तो ये बहुत गंदी सी स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। ये किस तरह से अरेंज होता है, इस तरह से, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जब हम देखते हैं ना कि डीएनए की पैकेजिंग चल रही है, तो ये जो क्रोमेटिड है वो इस तरह से दिखाई देता है, इतनी कॉइलिंग होती है। लेकिन हम कैसा बनाते हैं उसको, इस तरह से बनाते हैं। और एक जो सिंगल क्रोमेटिड होता है, क्या होता है, सिंगल क्रोमेटिड होता है, और हम इसको इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो ये एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक क्रोमेटिन होता है। अगर इसके डायमीटर की मैं बात करूं तो सिंगल क्रोमेटिड का डायमीटर, सिंगल क्रोमेटिड का डायमीटर कितना होता है, ये क्या है, हमारा सिंगल क्रोमेटिड है। सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम है और इसका डायमीटर होता है बच्चों हमारा 700 नैनोमीटर। कितना होता है, 700 नैनोमीटर होता है एक सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम का डायमीटर। और ये स्ट्रक्चर जो है हम बनाते हैं वो एक्चुअल में कैसे दिखाई देती है, इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है ना, इस तरह की दिखाई देती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो ना, तो ये स्ट्रक्चर को हम इस तरह से, यानी कि इस स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर हर एक भाग में हमें इस तरह की चीजें, एक्चुअल में ये होता है लेकिन वो दिखाई ऐसा देता है, होता है इस तरह से, लेकिन हम बनाते ऐसे हैं। अब क्या होगा कि आगे, अब आप बोलोगे कि सिंगल क्रोमेटिड आप बोल रहे हो, ये सिंगल क्रोमेटिड तो होता ही नहीं, क्रोमोसोम तो डबल क्रोमेटिड वाला होता है। तो ऐसा नहीं है, एनाफेज, जब सेल साइकिल पढ़ के आओगे ना, पढ़ा होगा, तो एनाफेज में क्या होता है, इस तरह से सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, डबल क्रोमेटिड नहीं होते हैं वहां पर। ठीक है, तो आगे फिर यही सिंगल क्रोमेटिड क्या करते हैं कि यही सिंगल क्रोमेटिड ये डबल क्रोमेटिड वाला जो स्ट्रक्चर है, डबल क्रोमेटिड वाला जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारा क्या बन जाता है कि यहाँ पर 2 क्रोमेटिड वाला स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा, 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड क्रोमोसोम। और आपको पता है सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम का डायमीटर कितना है, 700। तो 2 क्रोमेटिड क्रोमोसोम का डायमीटर कितना होगा, डबल हो जाएगा, 1400 नैनोमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर इतना होता है। और ये जो है 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम वो क्लियरली कब विजिबल होता है, मेटाफेज स्टेज में। ये वाला जो है वो एनाफेज में दिखाई देगा। और ये जो डबल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है ये विजिबल कब होगा, दैट इट इज क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज। क्या होगा कि क्लियरली विजिबल होगा ये हमारा कब,
ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, और देखिए कि जब हाई लो लेवल पे, बेसिक लेवल पर जब पैकेजिंग हो रही है तब तो हिस्टोन प्रोटीन से काम चल जाएगा, लेकिन हाई लेवल पर जब पैकेजिंग हो रही है तब कौन हेल्प कर रहा है वहां पर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हेल्प कर रही है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा क्या होती है, प्रोटीन्स के सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें हायर लेवल पे क्या करनी होती है, पैकेजिंग करनी होती है। सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन से वहां पर काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दैट पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, packaging of chromatin at higher level to form chromosome required additional set of proteins collectively called as non-histone protein। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी कि NHC प्रोटीन। ठीक है, अब क्या बोला मैंने कि देखिए, मैं बोल रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर हमने देखी कि क्रोमेटिन जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड, सॉरी, जो क्रोमोसोम हमारा बना है वो क्लियरली मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, विजिबल होता है, और सिंगल क्रोमेटिड वाला स्ट्रक्चर कब बनता है कि वो एनाफेज में हमें दिखाई देता है। अब क्या होगा कि भैया क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम हमें देखना है। अब क्रोमोसोम्स में क्या होंगे कि कितनी क्रोमोसोम्स, सॉरी, ये हमें क्या देखना है कि चीजें देखने। अब क्या करना है कि भैया डीएनए जब रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि डीएनए को पेरेंट डीएनए से जब डॉटर डीएनए बनेगा, तो पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए इस वाले डीएनए से, इस वाली पैकेजिंग से नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसको पकड़ के बैठी है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली ये अरेंज्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी न्यूक्लियोसोम जो है, जो डीएनए जो है वो क्या हो रहा है कि डीएनए जो है न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है। हमें पता है कि न्यूक्लियोसोम में डीएनए जो था वो क्या कर रहा था कि हिस्टोन ऑक्टामर से चिपक के बैठा होता, बाइंड कर रहा था। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है, ये और ज्यादा कॉम्पैक्टली क्या हो गया यहाँ पर आगे जाकर कि ये और ज्यादा कॉम्पैक्टली यहाँ पर जाकर हो चुका है कंडेंस, और इसने पैक कर लिया। तो क्या डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तब इस फॉर्म को हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेशन करते टाइम वापस से पहले वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा कि डीएनए को जब भी क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है, 1 से 2 डीएनए का फॉर्मेशन करना है, डिवीजन होगा, तब डीएनए को क्या करना पड़ेगा, इस वाली फॉर्म में आना पड़ेगा। इस वाली फॉर्म में तो वो डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो कि डीएनए हमें किस तरह से दिखाई देता है कि कहीं कहीं पर डीएनए बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और किसी किसी जगह पर डीएनए जो है वो क्या होता है कि कम अरेंज, मतलब कम कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, नहीं लूजली अरेंज्ड होता है। तो इस तरह से क्या होते हैं कि हमें 2 तरह के डीएनए दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन, यानी कि क्रोमेटिड जो स्ट्रक्चर होती है वो 2 तरह की होती है, जैसे हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। और जहां पर लूजली बाउंड डीएनए प्रेजेंट है, यानी कि दूर दूर प्रेजेंट है, ज्यादा थिकनेस नहीं है, ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं, उस डीएनए को हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका जो 100% जो जेनेटिक मटेरियल हम बात करें, जो 100% हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिड जो होते हैं, उसमें से मात्र 2% ही क्या होता है, यू क्रोमेटिन होता है। और वही 2% क्या होगा कि वही 2% डिवीजन करने में काम करेगा, एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। तो मैंने अभी क्या बोला, आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया भी होगा, लेकिन टीचर्स ने नाम नहीं बताया होगा कि कौन सी क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से क्या होता है कि ये क्रोमेटिन जो मैं बोल रही हूँ कि डीएनए की पैकेजिंग होती जा रही है और इस तरह से होती जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ जगहों पर यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या हो रहा है कि ये कम अरेंज्ड है, मतलब कम कॉम्पैक्ट है, बहुत थोड़ा दूर दूर है, लूजली बाउंड है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड है, पास पास में बाउंड है। तो मैंने अभी बोला कि ये क्या होता है
कि जो ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर मैंने बनाया, क्रोमेटिन फाइबर मैंने बनाया, तो क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है कि कहीं कहीं पर लूजली बाउंड होता है, कहीं कहीं पे क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत पास पास बाउंड होते हैं। तो जो कम बाउंड होता है, जो लूजली बाउंड है, थोड़ा दूर दूर है, जिसके बीच में स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं कि इसको बोला जाता है यूक्रोमेटिन। क्या होता है कि इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, जबकि जो टाइटली बाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये जो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन है, यानी कि जब हम क्रोमेटिन को क्या करेंगे, क्रोमेटिन जो हमारा फाइबर है, क्रोमेटिन को क्या किया जाता है कि स्टैंड किया जाता है। हमें कैसे पता चला यूक्रोमेटिन और स्टैंड हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में, कि जब क्रोमेटिन फाइबर को स्टैंड किया गया, स्टैंड बाय डाई, एक डाई से स्टैंड किया गया, और इस डाई का नाम क्या था कि इस डाई का नाम था हमारा एसिटो एमाइन। इस डाई का नाम क्या था, एसिटो एमाइन था। और जब एसिटो कार्मिन, कि क्रोमेटिन फाइबर को एक डाई से डाई किया गया जिसका नाम था एसिटोकार्मिन, और जब एसिटोकार्मिन डाई से क्रोमेटिन फाइबर को डाई किया जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ जगह पे क्या होता है कि जो डाई है वहां पे कुछ जगह पे क्रोमेटिन फाइबर हमें हल्के रंग के स्ट्रैंड नजर आते हैं, और कुछ जगह पर जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो बहुत डार्क कलर से स्ट्रैंड हुए हैं। और जहां पर हल्के रंग से क्रोमेटिन फाइबर क्या हुए हैं, हल्का रंग है, कोई भी चीज ज्यादा पास पास है उसको कोई चीज डालोगे ज्यादा डार्क दिखाएगी। अब कोई चीज दूर दूर रखी हुई है उस पर तुम कलर डाल रहे हो तो वो क्या होगा, लाइटली स्ट्रैंड दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर पास पास चीजें ज्यादा है, पास पास क्रोमेटिन फाइबर रहने से इनकी अमाउंट ज्यादा है, तो अमाउंट ज्यादा है तो डाई ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जबकि यहाँ पर दूर दूर है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लाइट स्ट्रैंड के दिखाई देंगे। तो जो लाइट स्ट्रैंड वाले थे उनको यूक्रोमेटिन बोला। और यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए क्या होता है कि थोड़ा सा लूजली बाउंड होता है, और यूक्रोमेटिन ही क्या होता है कि इसी का डीएनए, यही क्रोमेटिन फाइबर एज अ जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये टोटल 100% में 2% ही क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बाकी का 98% तो क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन होता है। तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यूक्रोमेटिन सबसे पहले मैं बताती हूँ यूक्रोमेटिन क्या है, कि ये क्यों कम बाउंड है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन कम है तो कम कॉइल्ड है। तो लेस हिस्टोन प्रोटीन यूक्रोमेटिन में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन कम होती है, और हिस्टोन प्रोटीन अगर कम है तो कम से कम बाइंड हो रहा है, और कम से कम जब बाइंड हो रहा है तो क्या होगा कि जब डिवीजन करना है, रेप्लिकेशन करना है, तब क्या होगा कि सबसे पहले वही वाला डीएनए क्या होगा, यूज किया जाएगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा बाउंड है उससे तो हिस्टोन प्रोटीन से उसको निकलते टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। वो क्या होगा कि एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो एस फेज में यूक्रोमेटिन वाला, क्योंकि कम बाउंड है तो जल्दी से जल्दी रेप्लिकेट कर पाएगा, लेकिन ये वाला तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि भैया एक दूसरे के पास पास चिपका पड़ा है, तो इसको दूर होने में और पहले वाली फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। और तो ये क्या करेगा कि ये वाला जो है एस फेज के लास्ट तक जाके क्या होएगा कि इसका रेप्लिकेशन हो पाएगा, तो नीड ही नहीं पड़ेगी। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है कि यूक्रोमेटिन इसलिए हल्के रंग से स्टेन हुआ है, या फिर इसलिए ये कम ज्यादा, मतलब इसलिए ये ज्यादा टाइटली बाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो यूक्रोमेटिन में क्या होता है, लेस हिस्टोन लेस कॉइल्ड, कम हिस्टोन है तो कम क्या है, कॉइल हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि लूजली पैक्ड डीएनए होता है, लूजली पैक्ड यूक्रोमेटिन कैसा होते हैं, लूजली पैक्ड डीएनए होते हैं। और स्टेंस कैसे होते हैं इनके, कि इसके स्टेंस क्या होते हैं, लाइट होते हैं। स्टेन जब करेंगे तो ये लाइट कलर का दिखाई देगा। और क्या है कि रेप्लिकेट्स करता है अर्ली इन एस फेज, रेप्लिकेट्स इन अर्ली एस फेज। एस फेज की स्टार्टिंग में ही क्या करेगा, जल्दी से ही ये रेप्लिकेशन कर लेगा, एंड जब रेप्लिकेशन जल्दी से कर लेगा तो क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, कि मैं इसको बोल सकती हूँ ये कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है, ये एक्टिव है। क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है। जबकि यूक्रोमेटिन की बात हो गई, हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होता है कि हेटेरोक्रोमेटिन में क्या है, मोर हिस्टोन है तो ज्यादा टाइट है, मोर हिस्टोन मोर कॉइल्ड, मोर हिस्टोन मोर कॉइल्ड, ज्यादा हिस्टोन है तो ज्यादा कॉइल्ड है, ठीक है।
तो क्या होगा, मोर कॉइल्ड तो टाइटली पैक्ड होगा, टाइटली पैक्ड डीएनए यहां पर होता है। और क्या होगा कि स्ट्रैंड्स कैसे होंगे इसके, जब रंग करेंगे इस पे एसिटोकार्मिन से तो ये स्ट्रैंड जो है कैसे होंगे, ये डार्क दिखाई देगा। और कब रेप्लिकेट करेगा, दैट इट इज रेप्लिकेट इन लेट एज फेज, एज फेज के लास्ट में क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा। और क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये कैसा होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है कि क्रोमेटिन फाइबर दो तरह से अरेंज होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोकैरियोटिक की जो डीएनए पैकेजिंग थी वो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। यूकैरियोट्स की डीएनए पैकेजिंग यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब हम क्या बोलेंगे कि डीएनए पैकेजिंग और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो पहले ही कंप्लीट हो गया, ये दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक क्या है, एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या है, सर्च कैसे हुआ, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता कैसे लगा, कैसे पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बिना सोचे समझे बिना किसी मेहनत के पता लग गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये पता लगाने के लिए साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत लास्ट में जाते जाते इतने सालों की मेहनत, न जाने कितने साइंटिस्ट की मेहनत, न जाने कितने साइंटिस्ट का पेशेंस, न जाने कितने साइंटिस्ट की हार्ड स्टडी है, हार्ड वर्क है उनका, तब जाके हमें पता चल रहा है आज की डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन तो ये सर्च कैसे शुरू हुई, ये सर्च शुरू हुई सबसे पहले बेटा कि सबसे पहले आपको पता है कि मिशर थे, फेडरिक मिशर थे। क्या थे कि फेडरिक मिशर थे, और फेडरिक मिशर ने किसमें 1869 में ही क्या कर लिया था कि डीएनए को डिस्कवर्ड कर लिया था इन अ पस सेल ऑफ न्यूक्लियस, इन अ न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में। 1869 में मिशर ने क्या कर लिया था, डीएनए को डिस्कवर्ड कर लिया था, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तब तक डीएनए जैसा कुछ होता है ये सब कुछ नहीं पता था, मतलब जेनेटिक मटेरियल की खोज चल रही थी लेकिन डीएनए होता है ये नहीं पता था। डिस्कवर तो तभी हो गया था लेकिन इनको नहीं पता था इसका नाम डीएनए या फिर डीएनए जैसा कुछ है। ठीक है, उसके बाद में उससे पहले क्या हुआ था आपको पता है, मेंडल है। मेंडल ने कब 1865 में ही क्या बोल दिया था कि कोई फैक्टर या जीन होता है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, रोल प्ले करता है। क्या बोला था कि फैक्टर या कोई जीन जैसा कुछ होता है, फैक्टर या जीन है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है। फिर क्या हुआ कि एक लंबी क्वेस्ट चली, क्या हुई, एक लंबी दौड़ चली, एक लंबी 1926 से लेकर उसके बाद में क्या हुआ कि 1926 से ये तो बोल के निकल गए, बहुत ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, बेचारा बेंडल तो मर गया। उसके बाद पता चला कि इसने जो मेहनत करी थी वो सही थी, क्या थी, बहुत मेहनती काम किया था, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन आफ्टर डेथ लोगों को वैल्यू समझ में आई मेंडल की। तो क्या हुआ कि ये सब कुछ पता चल गया। फिर 1926 से क्या चली, एक दौड़ चली, एक लंबी क्या चली, एक यात्रा चली, एक लंबी यात्रा थी, एक लंबी ट्रिप थी 1926 से, यानी कि एक क्वेस्ट थी। क्वेस्ट का मतलब होता है एक लंबी यात्रा, एक लंबी यात्रा चली 1926 से। और एक लंबी यात्रा के बाद में हमें पता चला कि मॉलिक्यूलर, क्या पता चला कि कोई मॉलिक्यूलर लेवल जैसी कोई चीज होती है जिसका मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर होता है, और मॉलिक्यूलर लेवल जैसी कोई चीज होती है, और वो क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इतनी लंबी दौड़ के बाद हम एक मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, एक मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचे। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, मेंडल के बारे में। तो मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि कैरेक्टर्स, सबको ये तो पता था कि हमारी बॉडी में यानी कि कोई तो जेनेटिक मटेरियल कुछ तो ऐसा होता है जो क्या करता है, हमारे
कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन क्या करता है ये नहीं पता था। मेहनत करते जा रहे हैं साइंटिस्ट, अपने पेशेंस को रख रहे हैं, हार्ड वर्क करते जा रहे हैं। तो मेंडल ने क्या बोला था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर या जीन, कि कोई फैक्टर या जीन होता है जो क्या करता है, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन क्या है नहीं पता, बस है कोई फैक्टर या जीन। कंफ्यूज हो गए लोग। फिर लोगों ने शुरू किया, कोशिश की। फिर क्या हुआ कि फिर आए हमारे कौन से साइंटिस्ट, कि फिर आए सट्टन एंड बावेरी। सट्टन एंड बावेरी जो दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि देयर इज पैरेलल relation between जीन एंड क्रोमोसोम। सट्टन और बावेरी ने क्या बोला कि यहाँ पर जीन और क्रोमोसोम जैसा कुछ होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है कि कोई पैरेलल रिलेशन होता है, साथ साथ में इन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से होता है। और लोग और कंफ्यूज हो गए, भैया हमें तो रिसर्च चाहिए, डिस्कवरी चाहिए, चीजों का पता लगाना है कि हमें पता चले। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उससे तो हम और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट आए मॉर्गन। कौन आए, फिर एक साइंटिस्ट आए मॉर्गन, और फिर मॉर्गन ने क्या बोला कि जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। मॉर्गन ने क्या बोला कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स, जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम। जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये इस तरह से क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे क्या होते हैं कि लीनियरली जो होते हैं जीन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो जीन और क्रोमोसोम्स तक की चीजें हमें क्या करी, पता लग गई। इस तरह से क्या चल रही है, अभी डीएनए की खोज चल रही है, लेकिन अभी भी डीएनए ही होता है, सिर्फ डीएनए होता है ऐसा फिक्स नहीं है। क्या होता है कि सिर्फ डीएनए होता है ऐसा कुछ पता नहीं है। अब क्या हुआ आगे ये हुआ कि मेंडल आ गए। मेंडल ने बोल दिया कि फैक्टर या जीन हमारे कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। सट्टन बावेरी ने बोल दिया कि क्रोमोसोम और जीन के बीच में पैरेलल रिलेशन होता है, और कंफ्यूजन बढ़ गया। फिर मॉर्गन ने आके बोल दिया कि क्रोमोसोम पर क्या होते हैं कि लीनियरली, जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि क्रोमोसोम तक तो पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, क्रोमोसोम तक पहुंच गए। फिर क्या हुआ कि सिंस क्रोमोसोम्स, अब क्रोमोसोम्स तक पहुंचकर भी कंफ्यूजन है। जीन क्रोमोसोम पता चल गया कि सिर्फ डीएनए को मान लो जेनेटिक मटेरियल, नहीं मानना नहीं चाहते। अभी भी कंफ्यूजन है कि वो जो चीज है, जो जेनेटिक मटेरियल, वो प्रोटीन होता है या फिर डीएनए होता है। फिर प्रोटीन और डीएनए में कंफर्म करने के लिए न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारी मेहनत हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब जाके फाइनली हम डीएनए तक पहुंचेंगे। तो क्या हुआ कि सिंस क्रोमोसोम्स आर मेनली composed of DNA, कि भैया ये तो पता चल गया कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं, डीएनए क्रोमोसोम का पता चल गया, जीन और क्रोमोसोम का। फिर ये भी पता चल गया कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सबसे ज्यादा मेनली इसमें किसका कंपोजिशन होता है, डीएनए का। तो सिंस क्रोमोसोम आर मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, भाई डीएनए भी प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो अब फिर कंफ्यूजन बढ़ गया कि भैया एक चीज नहीं होती है, डीएनए भी है साथ में प्रोटीन भी है। सो केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल का जो केमिकल नेचर है में भी डीएनए और प्रोटीन, जीन क्रोमोसोम सब पता चल गया। ये भी पता चल गया कि क्रोमोसोम का जो मेनली कंपोजिशन है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसी एक चीज से नहीं बना। तो अब क्या कंफ्यूजन हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होगा या फिर हमारा प्रोटीन होगा, ये कंफ्यूजन हो गया। अब आगे क्या हुआ कि इस डीएनए होगा या फिर प्रोटीन होगा, इसको पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रोटीन होगा या फिर डीएनए होगा, इसको पता लगाने के लिए क्या किया गया कि इसको पता लगाने के लिए ग्रिफिथ नाम का साइंटिस्ट आया। ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किए ट्रांसडक्शन
ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। क्या किया इन्होंने? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। किसने किया था? कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया? इट वॉज डन बाय फेडरिक मिशर। किसने किया था? फेडरिक ग्रिफिथ ने किया। और कब किया? कि 1926 से स्टार्ट हुई थी जर्नी, एक लंबी क्वेस्ट हुई, उसमें धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट का योगदान हमें मिलता चला गया और फाइनली हम पहुंचते चले गए दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय, किसने किया था ये? फेडरिक ग्रिफिथ। on 1928 on Streptococcus pneumoniae। 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरिया था, इस पे क्या कर रहे हैं कि ये करेंगे एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर। ठीक है, और इसी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का पुराना नाम होता है बच्चा न्यूमोनोकोकस न्यूमोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का पुराना नाम क्या है? न्यूमोकोकस न्यूमोनी। इस बैक्टीरिया पर क्या करेंगे? ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और बताएंगे हमें किसके बारे में? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। तो इसमें जब इस बैक्टीरिया पर इन्होंने क्या किए, दोबारा लिखती हूं मैं, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने क्या देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है इसमें क्या कर होती हैं कि दो तरह की वेराइटीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है यहाँ पर? कि इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की दो तरह की वेराइटीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या बोला? कि यहाँ पे दो तरह के स्ट्रैंड्स इन्होंने देखे। स्ट्रैंड्स का मतलब होता है कि दो तरह की वेराइटीज इन्होंने देखी, कि दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में दो तरह की वेराइटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कि एक होता है S3 और एक होता है R2। क्या बोला? कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में दो तरह की वेराइटी प्रेजेंट होती हैं, S3 और R2। अब क्या होता है कि S3 और R2 में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? कि भैया यहाँ पर क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है दोनों की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ दोनों में क्या होगा कि हमें देखने को मिलेगा, दोनों में क्या होगी? सेल वॉल होती है, S3 में भी और R2 में भी। मैंने क्या बोला कि सब जो सेल की बात करूं तो S3 वेराइटी हो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की, फिर R2 वेराइटी हो, दोनों में क्या होता है कि इनर मोस्ट लेयर दोनों की क्या होती है कि इनर मोस्ट लेयर दोनों की होती है सेल मेम्ब्रेन, और बाहर की सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दोनों में है सिमिलर बात। यहाँ पे भी क्या है कि सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन जो S3 बैक्टीरिया है, S3 बैक्टीरिया की वेराइटी है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक और बाहर की तरफ क्या होती है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, सेल वॉल बाहर की तरफ, उसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैप्सूल एक कैप्सुलेटेड फॉर्म प्रेजेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है कि ये म्यूकस से बनी हुई एक चिपचिप है, म्यूकस जैसे एक चिपचिपा म्यूकस क्या है? पॉलीसैकेराइड, उससे क्या होता है? ये बना होता है जो S3 में प्रेजेंट है। म्यूकस यानी कि कैप्सूल प्रेजेंट है S3 में, लेकिन R2 में किसी भी तरह का कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। अब S3 क्या है? एक स्मूथ बैक्टीरिया है, क्योंकि एक चिपचिपी लेयर प्रेजेंट है, स्मूथ चिपचिप
म्यूकस पॉलीसेकेराइड सबसे आउटर मोस्ट, तो ये जो कॉलोनी बनाएगा ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया की वेराइटी कॉलोनी बनाएगी वो कैसी बनेगी, स्मूथ कॉलोनी बनेगी। कैसी बनेगी बच्चों, कि वो बनेगी हमारी स्मूथ कॉलोनी। तो एस सेकंड के लिए मैं, एस थर्ड के लिए मैं क्या बोलूंगी कि ये कैसा है, कि ये एक स्मूथ बैक्टीरिया है। कैसा है, स्मूथ बैक्टीरिया है। और आर सेकंड का मतलब है कि ये एक तरह का रफ बैक्टीरिया है। अब स्मूथ बैक्टीरिया आगे जो कॉलोनी बनाएगा वो कैसी बनाएगा, स्मूथ कॉलोनी बनाएगा। रफ बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाएगा वो रफ कॉलोनी बनाएगा। तो सबसे पहले एस थर्ड की बात करती हूँ कि स्मूथ बैक्टीरिया है तो ये प्रोड्यूस करेगा कैसी कॉलोनी, इट विल बी प्रोड्यूस स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज। जबकि आर सेकेंड जो है रफ है तो ये कैसी कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, दैट प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। कैसी कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, रफ कॉलोनीज बनाएगा। कि ये एस थर्ड में क्या होगा कि इसके बाहर की तरफ ये स्मूथ क्यों है, अलग क्यों है, क्योंकि इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है कि यहाँ पे एक कैप्सूल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक म्यूकस से बना हुआ पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एस थर्ड के अंदर। एस थर्ड के सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो दोनों में सिमिलर है, लेकिन एस थर्ड में सबसे बाहर एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैप्सूल का आवरण प्रेजेंट है जो किसका मिलकर बना है, म्यूकस पॉलीसेकेराइड का मिलकर बना है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर नॉट कैप्सूलेटेड नहीं है। कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है किसके अंदर, आर सेकंड के अंदर। अब आपने जो है छोटी क्लासेस में 11th में पढ़ा होगा, 11th पढ़ के आया होगा ढंग से, तो आपने वहां पे देखा होगा कि वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होगा कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें बाहर की तरफ कैप्सूल का आवरण प्रेजेंट होगा, कैप्सूल या कुछ ऐसा होगा, वो क्या करेंगे, बीमारी कॉज करने का काम करते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, जहाँ पे कैप्सूल होता है वो पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी करते हैं, डिजीज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होंगे कि ये वायरुलेंट होंगे, वायरुलेंट या फिर कैसे होंगे, ये पैथोजेनिक होंगे। वायरुलेंट या फिर कैसे होंगे, पैथोजेनिक होंगे। तो ये क्या करेंगे कि भैया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया डिजीज कोज करेगा। तो ये कोज करेगा क्या, न्यूमोनिया डिजीज को ये क्या करेगा, कोज करेगा। और उसकी वजह से अगर हम किसी चूहे में इसको एंटर करवा रहे तो क्या हो जाएगा कि चूहा मर जाएगा। लेकिन आर सेकंड में तो कोई कैप्सूल प्रेजेंट है ही नहीं, और जब कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा कि ये पैथोजेनिक नहीं होगा, इट विल बी नॉन वायरुलेंट। क्या होगा कि ये पैथोजेनिक नहीं होगा, बीमारी कोज नहीं करेगा, डोंट कोज न्यूमोनिया। और क्या होगा कि भैया चूहा मरेगा नहीं। क्या होगा, चूहा नहीं मरेगा, माइस सर्वाइव्स। अब आपको एक बात बताऊं कि चूहा जिंदा है तो जिंदा क्यों है आर सेकंड में, और चूहा एस थर्ड बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है उसमें एस थर्ड की वजह से मर जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है ना, तो मान लो बैक्टीरिया ने मेरे अंदर एंट्री करा, मैं होस्ट सेल हूं, बैक्टीरिया मेरे अंदर एंटर करता है। अब इनके ऊपर अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो क्या करेगा कि ये जो मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर से कोई बाहर ही आ गया और हमारे अंदर एंटर कर गया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, तो कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है तो जैसे ही अंदर चलेगा, इसके ऊपर बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर आएगा, मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पता लग जाएगा। तो किसी भी होस्ट सेल में डालेंगे तो उस होस्ट सेल की बॉडी को पता चल जाएगा बाहर का कोई आ गया, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि पहले ही उसको मार देगा। तो जब वो मार देगा, वो कुछ डिजीज कोज कर ही नहीं पा रहा, तो हमारे को इन्फेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि बाहर से कोई आ गया, तो जब पता नहीं चल रहा बाहर से कोई आ गया तो ये बहुत इजीली क्या करेगा, अपनी कॉलोनीज बनाने का काम कर लेगा। तो ये क्या होता है कि ग्रिफिथ ने एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की दो वेराइटीज देखी कि एक एस थर्ड होता है, एक आर सेकंड होता है। एस थर्ड की वजह से डिजीज होगी और आर सेकंड की वजह से डिजीज नहीं होगी। बेचारे ये चूहे की शहीदी देंगे, न जाने कितने चूहों पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक करके दोनों को मिक्स करके अलग अलग तरीके से ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की जो वेराइटीज है उनको एंटर करवाएंगे चूहे के अंदर, और बेचारा वो जिंदा है या मर गया है इस चीज के एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट,
कि क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया जब हम अलग अलग कॉलोनीज को किसके अंदर, किसी होस्ट सेल में यानी कि चूहे के अंदर एंटर करवा रहे, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन का शब्द वैसे 11th में पढ़ाते हैं, 2-3 टर्म्स आती है वहां पे, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो पढ़ाते हैं वहां पे। लेकिन मैं आपको पहले ये बता देती हूँ दैट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो बच्चों, ये जैसे कोई, मैंने क्या लिया, एक परखनली ले ली, या मतलब मैंने एक ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, ये एक मैंने टेस्ट ट्यूब ली। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया मैंने, 2 तरह के जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया बी को क्या कर दिया, इसमें रख दिया। ये क्या है हमारा, कि ये है बैक्टीरिया ए और ये क्या है बैक्टीरिया बी। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करूंगी, और साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। क्या डाला है बच्चों, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला है। कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला और उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मैंने 2 तरह के बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया बी को क्या कर दिया, उसमें ट्रांसफर कर दिया, उसमें रख दिया। मैं क्या देखूंगी, कुछ समय बाद बैक्टीरिया ए का डीएनए बिना बैक्टीरिया बी के कांटेक्ट में आए। क्या बोला मैंने, कि बैक्टीरिया ए का डीएनए बिना बैक्टीरिया बी के कांटेक्ट में आए, क्या करेगा कि इसके डीएनए को या फिर इसके कैप्सूल को इसके पास में, इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, जबकि कांटेक्ट में नहीं आए हैं, किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे बैक्टीरिया ए है, इस बैक्टीरिया का ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बैक्टीरिया ए का डीएनए बिना बैक्टीरिया बी के कांटेक्ट में आए, विद किसकी हेल्प से, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की हेल्प से क्या करेगा, अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया बी में ट्रांसफर कर देगा। और जब कोई बैक्टीरिया बिना फिजिकली एक दूसरे बैक्टीरिया की जब 2 बैक्टीरिया की बॉडी बिना किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आए, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को या फिर किसको, कैप्सूल वगैरह को जब क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट होगा ग्रिफिथ का, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जबकि आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा, एक बैक्टीरिया की वॉल दूसरे बैक्टीरिया के वॉल में, और क्या होगा, एक बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कि एक बैक्टीरिया क्या करेगा, दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, दोनों की बैक्टीरिया की वॉल जो होती है आपस में जुड़ जाती है, तब जाके इस बैक्टीरिया से उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हो गया, कॉन्जुगेशन बता दिया। ट्रांसडक्शन के बारे में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में क्या करेगा कि वायरस हेल्प करेगा। वायरस क्या करेगा कि वायरस की हेल्प से एक बैक्टीरिया का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया, transfer of DNA from one bacteria to other in nutrient solution without coming in physical contact। कि बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ के द्वारा किए जाएंगे।
चूहे के ऊपर किए जाएंगे। दोनों कॉलोनीज जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की है, एस्थर और आर्सेकिन, उनको 1 बाय 1 दिया जाएगा, दोनों को मिक्स करके भी दिया जाएगा, किसी एक को मार के दूसरे को जिंदा रखा जाएगा। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कस किया तो मिनिमम 20-25 मिनट उसको डिस्कस करने के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको यूकेरियोट की जो पैकेजिंग थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करो, 3-4 पेज में पढ़ा चुकी हो अब तक, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।